हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जीवन चुफाल और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा अस्कोट रियासत के 108वें शासक रजवार भानुराज सिंह पाल जी से। तो सर, सबसे पहले हम आपसे अस्कोट रियासत और इस महल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। ये महल बना था 1615 में। और महेंद्र पाल द्वितीय ने बनाया था इसको। और सबसे पहले इस सामने आप वहां जो मंदिर देख रहे हैं वो बना था। मंदिर बनने के बाद उस महल का निर्माण शुरू हुआ था और उसके बाद फिर ये 1890 के लगभग ये बना है। ये मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था, विक्रम बहादुर पाल जी ने। तो 1890 में के लगभग ये बनना शुरू हुआ और करीब 1893 तक ये कंप्लीट हो गया था। 3 साल में कंप्लीट हुआ। और उसको लगे थे करीब, क्योंकि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है पुरानी वाली। 1615 में शुरू हुआ था और वो 15 से लेके के आप 1620 मतलब 21 तक लगभग उसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा। 3 मंजिला बिल्डिंग था वो और काफी बड़ी बिल्डिंग है वो। तो सर, आप 108वें नंबर के इसके शासक है, तो इससे पहले जो यानी 107 राजा यहाँ पे इस महल पे रह चुके। जी जी जी, मेरे फादर 107वें थे। सर, आपकी फैमिली भी आपके साथ में है अभी या फिर आप अकेले रहते हैं यहाँ पे? जी नहीं, फैमिली लखनऊ में है। बेटी की शादी हो गई है। बेटी की शादी जोधपुर के महाराज गज सिंह जी के इकलौते पुत्र शिवराज सिंह जी के साथ हुई। तो इस समय जोधपुर की युवरानी है वो। इनका फोटो ये यहाँ लगा है। दिस इज गायत्री राजे ऑफ जोधपुर, युवरानी गायत्री राजे। तो इसके अलावा आपकी फैमिली में एंड मेरा बेटा है वो यहाँ है ये। और वो आजकल इंडिगो में काम कर रहा है, इंडिगो एयरलाइंस में। लखनऊ में पोस्टिंग है उसकी। सर, यहाँ पर आपका कोई फैमिली बिजनेस भी है या फिर? नहीं, अभी फैमिली बिजनेस इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे इतने गवर्नमेंट के साथ लिटिगेशन चल रहे हैं कि मुझे कोई बिजनेस करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा। बट यस, इसको हेरिटेज बिल्डिंग बना रहा हूं मैं। ये हेरिटेज बिल्डिंग बन जाएगी फॉर टूरिस्ट टू कम एंड स्टे हियर। उसके अलावा फिर यहाँ नीचे मेरा म्यूजियम का पैसा सैंक्शन हो गया, मुझे म्यूजियम बनाने का परमिशन मिल गया है और यहाँ नीचे एक म्यूजियम बन रहा है। तो आई थिंक 15-20 दिन में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। सर, जो पुराने टाइम की राज व्यवस्था थी और अभी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो सर आप इस एटमॉस्फेयर में इजीली मैनेज कर लेते हैं या फिर आपको कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो? वो तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है ना। तो उस समय आप जो अब जैसे कि आप जो उचित समझते थे वो आपने किया ना। पर आजकल तो सरकार को समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, उनको समझने में। वो दिल्ली में बैठ करके ये बता देते हैं कि यहाँ पे आपको कौन से नंबर का जूता पहनना है। अब चाहे आप 8 नंबर पहनते हो तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, आपको जरूरी नहीं है 8 ही नंबर मिलेगा। बिकॉज दे मेक डिसीजन फ्रॉम देयर। वो वहां से डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जो यहाँ रहता है उसको कोई पूछना नहीं आता। और बड़ी शर्म की बात है, लेकिन हमारे नेता लोग भी मतलब कोई यहाँ इलेक्शन के अलावा कभी यहाँ झांकने भी नहीं आए। रियासत के टाइम में क्या था कि जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी था, उसका इमीडिएट कोई न कोई इसका निवारण किया जाता था। जो कि आजकल जो चीज मुश्किल से 10-15 दिन में हो जानी चाहिए तो 10-15 साल लग जाते हैं। सर, रियासत के टाइम पे जो अस्कोट था और अभी जो अस्कोट है, इसे आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अस्कोट देखिए, किसी जमाने में अगर आप 62-63 के नक्शे देखें तो अस्कोट और अल्मोड़ा के अलावा उत्तराखंड में मतलब कुमाऊं में तो कुछ नहीं था। देयर वाज नो पिथौरागढ़, नो डीडी हाट, कुछ नहीं था। अस्कोट, अल्मोड़ा और अस्कोट। अल्मोड़ा सबसे पुराना मतलब वो है डिस्ट्रिक्ट है इस इलाके का, सबसे पुराना है और बहुत पुरानी नगरी है अल्मोड़ा, बहुत ही प्राचीन। और चंद राजाओं की वो रियासत हुआ करती थी। बेसिकली आप ये जो पूरा इलाका देखते हैं, यहाँ से ये अल्मोड़ा से लेकर के ये पूरा, ये सब नेपाल का है। अभय पाल देव के वो आए यहाँ 1279 में कत्यूर से। अच्छा, उनको लाने वाले एक बहुत बड़े संत महात्मा थे जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा करते थे। और उन्होंने अभय पाल देव जी के जो पिताजी थे त्रिलोकपाल देव, उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रूट है, लिहाजा यहाँ लूटपाट बहुत होती है। जितने आपके जो ये
पिलग्रिम्स वगैरह जो आते हैं दर्शन करने के लिए कैलाश के, उनको लूट पाट के यहीं खत्म कर दिया था। तो उनकी सुरक्षा के लिए अपना एक पुत्र प्रदान करें। तो अभयपाल देव कतियूर से यहाँ आए 1279 में। यहाँ एक नेपाली राजा हुआ करता था, इस पहाड़ के पीछे एक और किला था। तो वहां पे उसको कब्जा किया और उन्होंने वहां अपना राज्य स्थापित किया। और उसके बाद से तब से हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक संरक्षण आप कह दें या जो भी बॉडीगार्ड्स आप समझ लें ना, तो उस तरह से हम यहाँ पे रहे और हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा की। आई थिंक सर एक स्टॉपेज भी है यहाँ पे कैलाश हाँ नहीं, अस्कोट में था, लेकिन बीच में फिर क्या हुआ कि आफ्टर चाइनीज जो अग्रेशन हुआ 1961 में, उसके बाद एक तो नंबर रूट ही बदल गया। हम लोग आजकल व्यास वैली से जाते हैं, पहले जो रूट था वो दारमा वैली से था, समझे। आजकल जो व्यास वैली से जा रहे हैं वो 1962 के बाद से वो चेंज हुआ। उसके पहले सब हमारे हाथ में था, समझे ना। लेकिन उसके बाद फिर क्या है कि रूट भी चेंज हो गया और फिर गवर्नमेंट ने ये सब पूरा टेक ओवर कर लिया एंड एवरीथिंग। तो आना उनको यहाँ था और मैंने प्रश्न भी उठाया था गवर्नमेंट से। तो आईटीबीपी वालों को थोड़ी दिक्कत इसलिए महसूस हुई क्योंकि उनको ब्रीफिंग करनी थी और प्रोजेक्टर वगैरह लाना और उनको पूरा प्रोजेक्टर पे दिखाना, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ ये करना चाहिए, यहाँ ये नहीं करना चाहिए। ये सब ब्रीफिंग जो है वो उनको पूरा सामान यहाँ लाने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप वहीं आके उनको वेलकम कर दें और सी ऑफ कर दें। तो करीब 2002 से मैं वहीं जाकर के उनको रिसीव करता हूँ। पर लेकिन अब जब मेरा म्यूजियम बन जाएगा तो म्यूजियम बनने के पश्चात अब हम लोग यहीं पे कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिसीव करेंगे और यहीं से सी ऑफ करेंगे। सर ये जो रियासत है ये अंग्रेजों के टाइम से भी बहुत पहले से है, तो सर उस टाइम जो माहौल था यहाँ का थोड़ा सा बताएंगे आप। देखिए ऐसा है कि अस्कोट रियासत की सेना काफी तगड़ी थी, 1 लाख की सेना थी। ये जो महल है इसके जी जी, यहाँ पे मतलब 1 लाख की हमारी पूरी। देखिए ऐसा 80 कोटों की ये पूरी अस्कोट तो कोई चीज है ही नहीं। पहली बात, ये गांव जो है देवल है, ओके, वो हिंदकोट है, उधर खोलिया गांव है, नीचे धौलकोट है। अस्कोट कहाँ है? अस्कोट तो 80 कोटों की पूरी रियासत को अस्कोट कहते थे। टोटल तो हाँ 80 कोट थे। तो जो बॉर्डरिंग जो हमारे इलाके थे वहां पे सेना नियुक्त की जाती थी, वो 80 कोट थे, 80 फोर्ट्स जिसे आप कह सकते हैं, किले टाइप के बनाए। अच्छा, वो ही अस्कोट जी, उसी को अस्कोट कहते थे पूरे इलाकों। जैसे कि इंडिया, आप दिल्ली को इंडिया कह नहीं सकते हैं, अब दिल्ली इज इन इंडिया, उसी तरह देवल अस्कोट में है, ये अस्कोट नहीं है। एक बड़ा कंफ्यूजन सा है गवर्नमेंट। अभी तो लोग इसी को अस्कोट मानते हैं। हाँ। बट वो एक 80 कोटों का किलों का एक ग्रुप, जो पूरा इलाका जो 800 स्क्वायर मील का पूरा इलाका था उसको अस्कोट कहते थे। सो अभयपाल देव यहाँ पे जब कैलाश मानसरोवर यात्रियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जब यहाँ आए तब ये हिंदुस्तान का हिस्सा बना। उसके पहले राइट कैपिटल अल्मोड़ा वाज ऑल नेपाल। अ ग्रेटर पार्ट ऑफ वेस्टर्न नेपाल वाज मतलब जो पश्चिमी नेपाल का बहुत बड़ा इलाका अस्कोट की रियासत थी, क्योंकि वो उस राजा के अधीन था ना। उस राजा को हरा करके जब हमने उसको कब्जा किया उस किले पे, तो वो तो सब हमारा ही इलाका था। पर 1817 की सुगौली ट्रीटी जो शिमला में साइन हुई थी बिटवीन गोरखास एंड ब्रिटिशर्स, उसमें ये हुआ था कि जो काली नदी के पूरब का हिस्सा वो नेपाल को जाएगा और पश्चिम का हिस्सा अस्कोट को रहेगा। उसको अपनी जमीन हैंडओवर करने के लिए 1817 में हम लोगों को 7 लाख रुपए दिए गए थे अंग्रेज सरकार ने कि आप इतनी जमीन आप हैंडओवर कर रहे हैं, लिहाजा ये 7 लाख रुपए आपको उसकी कंपनसेशन के तौर पे या जो भी समझे आप। दिस वाज द हिस्ट्री। सर आज के टाइम पे आप एक राजा की तरह कैसा फील करते हैं? अब ये है कि अब रियासत वगैरह सब चली गई, सब खत्म हो गई। अस्कोट की रियासत वाज, मैं सोचता हूँ आखिरी, सबसे आखिरी में इसको एनेक्स किया। क्यों? एक चाइना क्लेम कर रहा था, इसको नेपाल क्लेम कर रहा था। हम चाहते तो नेपाल के साथ जा सकते थे, चाहते तो हम चाइना के साथ जा सकते थे, इसीलिए सबसे आखिर में ये गया। 11 नवंबर 1967 को अस्कोट की रियासत खत्म हुई। सर आप इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे पहाड़ में जो रोजगार के साधन बहुत कम है, तो एक टूरिज्म इंडस्ट्री जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। तो सर इस बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, कैसे मतलब इसे डेवलप किया जा सकता है?
देखिए टूरिज्म के हिसाब से आई थिंक सबसे जरूरी हमको चाहिए क्या, या तो हम रूट छोटा बन जाए। अब दिल्ली से यहाँ आने में 19 घंटे लगते हैं, बहुत कम टूरिस्ट उससे कैंसिल कर लेते अपना प्लान। इतना टाइम है किसके पास? किसी टूरिस्ट जो है वो अपना पूरा प्रोग्राम सेट करके आता है, 4 दिन मेरे यहाँ है, उसके बाद मैंने वहां से बुकिंग कर रखी है ट्रेन से या फ्लाइट से, जो भी है वहां जाना है, 5 दिन वहां, और अगर उसको 2 दिन आने में और 2 दिन जाने में लग जाए तो यहाँ क्यों आएगा, क्या करने आएगा? इसीलिए हमारे लिए एयरपोर्ट या ये जो टनकपुर जौलजीबी रास्ता बना है उसका आना अनिवार्य था, बिकॉज यहाँ पे हम खेती तो करते नहीं, न यहाँ कोई इंडस्ट्री है, एक अकेली इंडस्ट्री है वो टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसके ऊपर हम कमा सकते हैं। काफी बढ़िया हिल स्टेशन मुंशियारी और हाँ, बहुत ऐसी इतनी सुंदर जगह पर आपके एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना, आप उसको पहुंचना 19-20 घंटे कौन चलेगा यार, है ना? तो हमको तो बहुत जरूरी था कि हमारे एयरपोर्ट अगर आ जाता है। हमारे पहाड़ का मेन जो प्रॉब्लम है पलायन हाँ, खाली हो रहे सब अगर टूरिज्म से कुछ अगर किसी को इनकम होने लगे तो यहाँ स्टे करेंगे। नीचे जौलजीबी में मेला शुरू किया था काफी समय पहले, वो 1758 में शुरू हुआ था, और वो हमारे बहुत कितनी पीढ़ी ऊपर उन्होंने शुरू किया था रजवाड़ साहब ने। और वो मेला एक्चुअली जानवरों का मेला हुआ करता था, वो घोड़े आते थे, तिब्बती घोड़े आते थे, नीचे प्लेन से घोड़े आते थे, एक छोटा सा मेला था जो कि आज इतना विकराल मतलब इतना बड़ा रूप ले लिया उसने। तो उसमें ऐसा किया था, फिर बीच में पुष्कर पाल जी ने के जमाने में इसको कमर्शलाइज किया गया, तो बरेली से और आपके नैनीताल, बरेली, टनकपुर, इस इलाके के पूरे भावर इलाका था, वहां से लोगों को बुलाया गया कि तुम यहाँ मेला लगाओ, और मेले के उपरांत जो सामान बच जाएगा वो मैं खरीदूंगा करके उनको ये आश्वासन देकर के बुलाया गया। तो शुरू में तो वो जानवरों को मिला था, बाद में तो उसने पूरा बहुत बड़ा रूप ले लिया है। अभी तो काफी अब तो बहुत ये घोड़े पहले घोड़े हैं, याक हैं, बकरियां हैं, मतलब इस टाइप की चीजें जो है वो से भी शायद लोग आते थे तिब्बती लोग जो यहाँ आते थे वो नमक जो है, नमक है, गुड़ है, ये सब यहाँ से ले आते थे, है ना? तो उस समय बार्टर सिस्टम हुआ करता था। वे बैक इन 13वीं शताब्दी में क्या था कि अस्कोट रियासत के पास एक तांबे की खान थी, उसके हम लोगों ने अलग से सिक्के बना रखे थे, कहा को वो देखिए, अगर आप वो देखेंगे तो ये उस जमाने की ये करेंसी थी। ओके, ये अस्कोट रियासत की जी यहीं के कुछ पॉकेट है। अब ये मैं नहीं बता देता हूँ कि एक इसमें कितना मतलब क्या आता था। अब ये देखिए, ये करेंसी हुआ करती थी उस जमाने में, समझे ना? तो जैसे आज अभी पैसा रुपया, हाँ, तो हाँ, यही पैसा तो 15वीं शताब्दी के बाद जो चांदी का सिक्का विक्टोरिया वाला जो निकला था वो तो आफ्टर 15th सेंचुरी, ये 13th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इसी से मतलब जो भी सामान ये जो था मतलब मोड ऑफ आपका जो खरीदारी का था वो इसी के द्वारा की जाती थी। अच्छा, वो इसलिए ये था क्योंकि अस्कोट रजवाड़ मतलब माइन करने के रेट से उन्हीं के पास थे, उन्हीं की रियासत में सामान निकलता था, तो उसी से ये बनते थे, और इसके अलावा फिर ये इसी इलाके में काफी चला है। सर, आई थिंक पॉलिटिकल वे में भी थोड़ा सुधार की जरूरत है, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए। ये ऐसा है कि सब अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, समझे ना, और इस इलाके का ध्यान ज्यादा किसी ने दिया नहीं है। इसलिए अगर आप देखिए तो आज अस्कोट का नाम नक्शे पे कहीं नहीं पाएंगे आप। जो अस्कोट किसी जमाने में अस्कोट और अल्मोड़ा ही नक्शे पे था, आज अस्कोट गायब है। तो मेरा तो यह पूरा पूरा प्रयास रहा है, और कुछ मल्लिकार्जुन की कृपा रही है मुझ पे कि काफी हद तक अस्कोट की, खास करके मेरी बेटी की शादी के बाद तो अस्कोट को बहुत से लोग जानने लग गए। इतने बड़े घराने में मेरी बेटी की शादी हुई थी, तो फिर तो सब लोग अपना अपना मतलब रिश्ता बनाने लगे अस्कोट वालों के साथ, जितने पाल थे दुनिया के सब आ गए साहब, वो हम तो आपके रिश्तेदार हैं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात सुनो। शादी भी शायद सर इधर ही आई थी ना, वहाँ से? नहीं, शादी मैंने जयपुर से की थी। अच्छा, रिसेप्शन जैसे कुछ? ना, सब जयपुर से हुआ था। हाँ, पूरे ऑल इंडिया में इसका पेपर में भी आया था, और टीवी में भी पूरी शादी आई थी।
उस समय कहा गया था 2010 की सबसे महंगी शादी है, क्यों बिल क्लिंटन आया था, प्रिंस चार्ल्स आए थे, वो आपकी टाइटैनिक की हीरोइन क्या केट विंसलेट वो आई थी, स्टिंग आया था, मतलब काफी जानी मानी हस्तियां आई थी, और रामबाग पैलेस जयपुर से लोगों की थी शादी। सर, पलायन का जो मेन रीजन है वो है बेरोजगारी। पहाड़ से यूथ रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ, एक्चुअली यूथ के बारे में जो आप पूछना चाह रहे हैं, हमारा यूथ जो है बहुत भ्रमित है। उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। बाहर जाऊं कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, और यहाँ रहूं तो क्या करूं, और अन्यथा फिर आखिर में घूम फिर के क्या है, फिर वही नशे में आ जाते हैं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सुलझाने के कुछ हद तक मैंने प्रयास किए हैं। यहाँ बैडमिंटन कोर्ट बना करके मैंने बहुत से लोगों को बुला बुला करके यहाँ सिखाया है, और आज भी सिखाता हूँ, आज भी खेलते हैं हम लोग। इसी यहीं बाहर कोर्ट बना रखा है मैंने, यहीं पे आके लड़के सीखते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो काफी हद तक जो लड़के मतलब जो बर्बाद हो सकते थे, उनको मतलब मैंने एक नया रास्ता दिखाया कि मतलब हाँ, अपना जो एनर्जी है आप इसमें इस्तेमाल करें, बजाय बैठ करके वहाँ बाजार में बिना सर पैर की बात करके, और मतलब अफीम, चरस, गांजा, दारू वही सब करना तो बेकार है। क्योंकि मैं खुद दारू पीता नहीं हूँ, मैं खुद भी दारू के बहुत खिलाफ हूँ। मुझे अब ये लग रहा है कि एक बार टूरिज्म इंडस्ट्री मतलब हमारी सेटअप हो जाती है तो फिर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना काम होगा। नंबर 2 चीज, पंचेश्वर डैम आ रहा है। अगर पंचेश्वर डैम आ जाता है तो यहाँ टूरिज्म का इतना स्कोप होगा, सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, आप देखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस पूरे बदल जाएंगे। जो लोग पानी को तरसते थे, इतना इफरात पानी हो जाएगा यहाँ। तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर डैम आ गया तो यहाँ हर साल बर्फ भी गिरेगी। जो किसी जमाने में यहाँ बर्फ गिरा करती थी, फिर अब तो फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ गिरना बंद हो गई। बहुत तो हमारे जितने सफेद पहाड़ हुआ करते सब काले हो रहे हैं ना। तो यहाँ के ये डैम आने की वजह से हो सकता है कि यहाँ हर साल बर्फ गिरे। दैट वुड बी अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन। पंचेश्वर डैम की वजह से, क्योंकि तालाब तो यही सामने आ जाएगा ना। हाँ, तो उससे भी काफी रोजगार मिलेगा। हाँ, रोजगार उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। एक तो उसके जो कंस्ट्रक्शन में ही काफी रोजगार आएगा, फिर जो जी, टूरिज्म के लिए नॉट ओनली दैट, टूरिज्म जो के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इतने फील्ड, इतने स्कोप खुल जाएंगे, लोगों को गाड़ियां डालने की हो जाएंगी। मतलब कहीं यहाँ से मतलब टूरिस्ट वहां जाना है, मतलब सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, मतलब यू कैन बी अ टूरिस्ट गाइड। आप रिवर राफ्टिंग है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो आप जितने चीजें आती हैं, तो उसमें आप मतलब लड़कों को उसमें डाल सकते हैं। तो मतलब टूरिज्म इज द मेन थिंग जो हमको यहाँ पे रोजी रोटी दे सकता है और एक पलायन रोक सकता है। नेता लोग बस इलेक्शन के टाइम का इंतजार करते हैं, कोई घोषणा करनी है इलेक्शन के टाइम पे, मतलब घोषणा करनी है, ताकि मतलब उनको मतलब ये एक वोट समेटने का एक जरिया है। यस, वरना अगर वो चाहे तो मतलब बहुत वो डेवलप चाहे तो आज अस्कोट की मतलब ये हालत नहीं होती। टुडे पिथौरागढ़ वुड बी वन ऑफ द लीडिंग हिल स्टेशन ऑफ इंडिया। जैसे कश्मीर क्या है, अब कश्मीर इंसान क्यों जाए? और देखो हर तीसरे दिन, अभी तो देखो अब क्या हुआ, इस इलाके को थोड़ा प्रमोशन मिल जाए, यहाँ हमारा सिर्फ पहुंचने का जरिया एक अच्छा हो जाए, टूरिस्ट ही टूरिस्ट आएगा। टूरिस्ट नई जगह देख रहा है, टूरिस्ट को ये भी नहीं मालूम कि पिथौरागढ़ नाम की कोई चीज भी है, कोई चिड़िया भी है। तो एक बार टूरिज्म, एक बार ये अच्छी तरह ये हमारा एयरपोर्ट का ट्रांसपोर्ट हाँ, हो जाए हाँ। तो फिर तो आएंगे डेफिनेटली। सर, हमने सुना है कि आप स्पोर्ट्स में जो है खासी रुचि रखते हैं। सर मैं तो देखिए ऐसा है, मैं खुद ही इंडियन एयरलाइंस में था, और उसमें बॉक्सिंग, बास्केटबॉल और फुटबॉल में मेरी मतलब मेरा चयन हुआ था उसमें। तो मैं बेसिकली राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्कूल कॉलेज से ही मैं गेम्स की बहुत मतलब तगड़ी रुचि थी। अब यहाँ फुटबॉल तो है नहीं, बॉक्सिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता था, और जब मैं आया था तो फिर बैडमिंटन नहीं खेला, एक ऐसा चीज था जो कि मैं खेल सकता था, तो मैंने उसको लिया और तब से मैं खेल ही रहा हूँ। और अभी स्टेट चैंपियनशिप जीतने के बाद मैं गोवा गया नेशनल चैंपियनशिप वहां खेलने के लिए, और कांस्य पदक लेके आया बैडमिंटन में। सो अब हमारा चयन हो चुका है, मैं अगस्त के महीने में पोलैंड जा रहा हूँ इंटरनेशनल खेलने के लिए। आई हैव बीन सिलेक्टेड, और थैंक यू। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पोलैंड जा रहा हूँ खेलने। उसी का ये आज मिला, ये जो अभी आज आप पिथौरागढ़ से आए। जी
पिथौरागढ़ से मुझे ओके। ऑनर किया था आज, उसी के लिए गया था। सर जैसे आपने बताया कि पहले इस रियासत में पूरे 80 कोर्ट आते थे, यानी इतना एरिया इसके अंडर आता था, तो सर आज के टाइम पे कितनी प्रॉपर्टी या फिर कितना एरिया जो है इसके अंडर है? नहीं, अभी वैसे होने को जमीन तो काफी है, सब फैली हुई जमीन है। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, क्योंकि यहाँ कभी बंदी तो हुई नहीं। तो अब जमीन इतनी फैली हुई है कि उसको मतलब उस पर ही नजर रखना है बहुत कठिन काम है। अब बार बार यहाँ से वहां दौड़ो, वहां से वहां दौड़ो, खाम बेटा यहाँ कब्जा हो रहा है, वहां कब्जा हो रहा है, दुनिया माने केसेस चल रहे हैं मेरे ना। तो इसी में ही मतलब मेरा दिन निकल जाता है। तो मतलब अभी महल तो एक ये, इसके अलावा भी और कोई आसपास नहीं है, नीचे बगड़ीहाट में भी है। वो बगड़ीहाट में कोर्ट लगता था वहां पे, मतलब जैसे कि जो नीचे आपके नदी किनारे के जितने गांव थे उनका कोर्ट वहां लगता था। बाकी ये इस इलाके का जितना था उनका कोर्ट यहाँ लगता था, रजवाड़ सभा बैठ करके यहीं, और इसी के नीचे जेल हुआ करता था। 1931 में आए थे महाराज मैसूर, और इनको कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारे ग्रैंडफादर हैं ये, ओके। इन्होंने करवाई थी, विक्रम बहादुर पाल जी। तो ये मैसूर के महाराज हैं। इसी तरह से बनारस के महाराज भी आए थे किसी जमाने में, और बहुत सी हस्तियां मतलब बड़ी बड़ी मतलब हस्तियां आई हैं यहाँ पे जिनको हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाई। पंजाब के एक महाराज हुआ करते थे जो कि एक आंख से अंधे थे, रंजीत सिंह जी। ओके। रंजीत सिंह वॉज वन ऑफ द वेरी बिग रूलर्स ऑफ पंजाब। ये उनके जनरल थे जोरावर सिंह। तो वो घूमते घूमते उधर से उधर आतंक, पूरा रास्ते भर आतंक फैलाते हुए, मुंशारी होते हुए वो पहुंचा तिब्बत। यहाँ हमसे नहीं बढ़े, हमारी तो सेना काफी तगड़ी थी। फिर तिब्बतियों ने हमसे मदद मांगी, तिब्बत के साथ हमारी अच्छी संधि थी, तो हमारी सेना गई उस समय। ओके। एंड क्या वो इतनी दूर से आया था तो री इन्फोर्समेंट उसके पास है नहीं, सेना भी काफी बुरे हाल में थी उसकी। तो ज्यादा नहीं, शायद 25 या 30 मिनट का युद्ध रहा होगा। फिर जोरावर सिंह तो हाथ नहीं लगा, उनकी तलवार वहां पड़ी मिली थी युद्ध स्थल पे, तो हमारे जो सेनापति थे वो उठा के लेके आए थे, तब से यही है। अच्छा, ये काली तलवार है। काली तलवार जो, ठीक। और वो लाल वाली तलवार है वो अंग्रेज की थी, जिसका कहते हैं कि सर इसके रहा है, और अंग्रेज उसके बाद कभी यहाँ आए नहीं। अच्छा। रजवाड़ विक्रम बहादुर पाल जी मेरे ग्रैंडफादर, ओके। और वो हैं उनकी रानी साहब। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ बजांग। नेपाल में एक रियासत थी बजांग करके, ओके। वो वहां की सबसे बड़ी राजकुमारी थी। ये मेरे फादर है, ये मेरी मदर। शी वॉज द एल्डेस्ट प्रिंसेस ऑफ बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर 3 सगे भाई। सबसे बड़े भाई ने उदयपुर पर कब्जा किया। छोटा मजला वाला जो है डूंगरपुर में, राज सिंह डूंगरपुर नहीं सुनते आपने? हाँ। वो सब हमारे मामा। ओके। तो राज सिंह डूंगरपुर, मतलब वो डूंगरपुर में किया, और बांसवाड़ा सबसे छोटा जो था उन्होंने अपने बांसवाड़ा में। तो ये मेरी मदर वहां बांसवाड़ा रियासत की सबसे बड़ी राजकुमारी। और ये तो मैं ही हूँ। ये गायत्री राज है, उनकी शादी जोधपुर में हुई है। ओके। जोधपुर की युवरानी है। और ये अभी हमारे साहबजादे कुंवर हैं। और ये है मेरी मदर की मदर, सीनियर नारायण साहब और बांसवाड़ा। ये मेरी बहन सिस्टर, मेरे जिया जी, उनकी मेरी 2 भांजियां। ठीक। तो सर आपने एयरलाइंस में जॉब भी की थी? जी, मैं इंडियन एयरलाइंस में था। अब तो इंडियन एयरलाइंस खत्म हो गया है। हाँ। अब मर्ज हो गया है एयर इंडिया के साथ। अब इंडियन एयरलाइंस खत्म हो गया। तो सर आप जॉब के मतलब किस टाइम, क्या टाइम पीरियड कब से कब तक की? मैं करीब 8 साल काम किया मैंने इंडियन एयरलाइंस में। फिर पिताजी ने कहा कि यहीं आ जाओ, अब यहाँ मैं ज्यादा समय है नहीं मेरे पास, यहाँ समझ लो करके फिर मैं सब छोड़ के आ गया था। अच्छा, तो उस टाइम तो यहाँ पे सारी फैमिली आपकी सारी इधर ही होती होगी पहले? नहीं, मदर नीचे हम लोगों ने एक मकान लिया था लखनऊ में। मकान लखनऊ में था, तो मदर वहीं रहती थी, और मैं आ गया था यहाँ पिताजी के साथ। सो हम लोगों ने आपस में बैठ कर काफी इतना काम सुलझाया। ठीक है सर, थैंक्स सर। वेलकम।